हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी परीक्षा के प्रथम भाग का एमसीक्यू कुछ प्रश्नावली कर रहे थे। इनमें हम लोगों ने एक एमसीक्यू किया हुआ है और ये दूसरा है। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी ठीक रहा। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी तक चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप लोगों को इससे संबंधित काफ़ी अधिक यहाँ पर स्टडी मटेरियल एमसीक्यू जो है ना उपलब्ध हो जाएगा। तो और आप लोग यानी कि अब इस बार काफ़ी दिन के बाद जो है मौका मिला था, थोड़ा सा कुछ व्यस्तता के कारण, अन्यथा जो है आप लोगों को एक दो दिन के अंतराल में मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वह डेटाबेस जिसे मूल स्रोत डेटा मशीन पठनीय रूप में होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्रोत डेटा कहा जाता है। यानी जो स्रोत डेटा है वही तो क्या है, स्रोत डेटाबेस है। वहीं से क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। एक कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। 19वीं सदी में अस्तित्ववाद का जो जनक है, संस्थापक, उसे किसे कहा जाता है? तो सोरेन कीरकेगार्ड, ठीक है। ये क्या थे? ये 19वीं शताब्दी में ये इसके यानी कि अस्तित्ववाद के संस्थापक माने जाते हैं। 20वीं सदी का अस्तित्ववाद कौन, यानी अस्तित्ववादी कौन था? देखिए, हीगल तो जो है क्या है, आदर्शवादी है। तो आदर्शवाद से ही, यानी अस्तित्ववाद से कोई लेना देना नहीं है। अस्तित्ववाद का मतलब है कि जो कुछ है वही है, ठीक है। जो कुछ सामने है वही प्रत्यक्ष है, वही सही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, उसके विषय में सोचा नहीं जा सकता। तो अस्तित्ववाद और आदर्शवाद तो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये तो 19वीं शताब्दी का रहेगा, बाकी दो बचे। तो यहाँ पर इसका उत्तर है जीन पॉल सार्त्र, ठीक है। सार्त्र जो है ये 20वीं शताब्दी के अस्तित्ववादी। अगला है इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन क्या है? आप लोगों ने टीवी में कभी देखा है ज्ञान दर्शन? तो ये क्या है, उपग्रह आधारित शैक्षिक चैनल है जिसमें से 24 घंटे शिक्षा संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा बल नहीं दिया जाता है? यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य पर बल नहीं दिया जाता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्माभिव्यक्ति, आंतरिक क्षमताओं का विकास और सहिष्णुता, नहीं दिया जाता, सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों का विकास, ठीक है। तो यहाँ पर सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों का विकास नहीं, आंतरिक क्षमताओं का विकास भी, आत्माभिव्यक्ति है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है, ठीक है। ये जो है इसके अंतर्गत आता है। शिक्षा के ये उद्देश्य नहीं है, व्यक्तिगत उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में नहीं जाता, यानी अलग है? तो व्यक्ति समाज के लिए एक संपत्ति है और उसका विकास होना आवश्यक है, बिल्कुल। व्यक्ति के लिए तो है ही है ये। व्यक्ति मजबूत है तो समाज मजबूत है, बिल्कुल। ये क्या करता है, आता है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अब चौथा रह गया, ठीक है, और वो क्या है, समाज सर्वोच्च है और सभी व्यक्ति इसके अंग मात्र हैं। यही गलत है, क्योंकि ये सामाजिक उद्देश्य बता रहा है, ना कि व्यक्तिगत उद्देश्य। अगला है, मोती पिरोना गतिविधि एक बच्चे को कौन सा कौशल विकसित करने में मदद करता है? यानी कि मोती पिरोना कौन सा कौशल कहा जाता है? तो मोती आँख से देख करके और हाथों से पिरोया जाता है, ठीक है। इसलिए इसके लिए क्या आएगा? तो इसके लिए आएगा सूक्ष्म पेशी कौशल, यानी आँख और उंगलियों का सहारा लिया जाता है। जब कोई भी कार्य शरीर की मदद से किया जाता है तो उसे बोलते हैं पेशी कौशल, ठीक है। जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, धूपना, ये सब है। जब उसे मस्तिष्क के साथ किया जाता है, मनोसामाजिक कहा जाता है, ठीक है। जब यानी कि इमोशन से किया जाता है तो ये संज्ञानात्मक होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। शिक्षा के सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सही है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में कौन सा सही है। तो व्यक्तिगत लक्ष्यों को सामाजिक लक्ष्यों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सबसे सही की बात कर रहा है, ये तो सही है ये भी।
व्यक्तिगत लक्ष्यों, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों का संबंध की बात कर रहा है। व्यक्तिगत लक्ष्यों की तुलना में सामाजिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये भी सही है। यानी कि ये व्यक्तिवादी है और ये क्या है, समाजवादी है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों में व्यक्तिगत लक्ष्य निहित होते हैं, यही सही होना चाहिए। ठीक है, यही वाला सही होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, ये भी सही हो सकता है हमारा। ठीक है, तो अब जो है ना सही से इसका क्या करेंगे, हम खोजेंगे कि इनमें जो है दिया क्या है। शिक्षा के सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के बारे में लिखित में कौन सा दृष्टिकोण सबसे सही। ठीक है, तो सबसे जो सही है वो ये है कि व्यक्तिगत लक्ष्यों को सामाजिक लक्ष्यों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, ये वाला हमारा सही होगा। कारण यह है कि व्यक्ति का समाज यानी विकास होगा तो क्या हो जाएगा, समाज का विकास होना है। ओके, एक सेकेंड देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत सामाजिक एक सिक्के की दो, सॉरी ये कन्फर्म है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य एक ही सिक्के के दो क्या हैं, पहलू हैं। ठीक है, यही होना चाहिए क्योंकि दोनों का संबंध पूछ रहा है, तो ये जो है यानी कि हमारा सही होगा। आंशिक पुनर्बलन क्या है। ठीक है, तो आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की तुलना में कम प्रभावित होता है, वास्तविक कक्षाओं में लागू नहीं होता है। ठीक है, या जानवरों को प्रशिक्षित करने में सबसे अच्छा कार्य करता है। ठीक है, तो जो यानी आंशिक पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो पुनर्बलन यदि आप लोगों को पता होगा तो दो प्रकार की इनमें है, सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन में एक समय आने के बाद यानी कि सीखने की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है, लेकिन आंशिक पुनर्बलन में गति धीमी नहीं होती है। शिक्षा के उद्देश्य के रूप में बच्चे को भावी जीवन के लिए तैयार करना, बच्चे को तैयार करना है। ओके, यानी कि बच्चे को कैसे तैयार करना है, कुछ उपयुक्त व्यवसाय, अध्ययन की विशेष पाठ्यक्रम, भावी जीवन के सभी प्रकार की आपात स्थितियों और परिस्थितियों का सामना करने में सुखी व्यवहार जीवन। तो बच्चे को जो तैयार करना है वो शिक्षा का उद्देश्य है कि वो भावी जीवन के सभी प्रकार के आपात परिस्थितियों का सामना कर सके। अगला है चरित्र निर्माण की सबसे प्रभावशाली विधि है। तो चरित्र निर्माण की सबसे जो प्रभावशाली विधि है वो कौन सी है। धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से सद्गुणों की शिक्षा देना संभव हो सकता है। जीवन के मूल्यों के महत्व पर विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करना ये भी हो सकता है। उच्च चरित्र वाले शिक्षकों द्वारा शिक्षण ये भी हो सकता है। अच्छे आचरणों को पुरस्कृत करना और स्कूलों में उच्च चरित्र मॉडल प्रस्तुत करना। ठीक है, बिल्कुल ये सही होना चाहिए। ओके, इस बात है निम्नलिखित में से कौन स्वयं के लिए तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक है। ध्यान दीजिएगा, स्वयं गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का संयोजक है, तो कौन है वो, CEC है। ठीक है, गैर तकनीकी पूर्व स्नातक के लिए। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामंजस्यपूर्ण विकास है। किस प्रकार का विकास, मन के सभी गुणों का अधिकतम संभव सीमा तक विकास, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास, बच्चे की शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का संतुलित विकास, या बच्चे की समायोजन क्षमता का विकास। तो हमारा हो जाएगा सबसे अच्छा ही है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक क्षमताओं का संतुलित विकास। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य यही दर्शाते हैं कि क्या दर्शाते हैं, राज्य एक आदर्श आध्यात्मिक इकाई है, राज्य व्यक्ति नागरिक से ऊपर, राज्य व्यक्तिगत नागरिक से ऊपर है, राज्य व्यक्ति की सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं से परे है, राज्य को व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक जो उद्देश्य है उसका जो दर्शाता है वो यही है कि राज्य को यानी व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। इनमें से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो क्या है, प्रतिस्पर्धा, प्रशंसा, पुरस्कार, आकांक्षा का स्तर। ठीक है, देखिए पुरस्कार आंतरिक नहीं होता, बाह्य होता है।
ठीक है। प्रशंसा भी आंतरिक नहीं बाह्य होता है, प्रतिस्पर्धा भी बाह्य होता है। अब क्या है, आकांक्षा का स्तर, ठीक है। तो ये यानी कि हमारा हो जाएगा इसमें आंतरिक, ठीक है, अभिप्रेरणा का उदाहरण। चलो, इस बात है यानी शिक्षा के लिए रोटी और मक्खन का लक्ष्य के बारे में शिक्षाविदों को कौन सा कथन सबसे अधिक स्वीकार्य है? ओके, तो इसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, यानी शिक्षा का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है ब्रेड एंड बटर, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षाविदों द्वारा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षा के अन्य उद्देश्यों के साथ साथ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह केवल आंशिक रूप से स्वीकार्य है, ठीक है, और यह समाज के केवल एक ही वर्ग पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका जो हमारा होना चाहिए उत्तर वो होगा यह केवल आंशिक रूप से स्वीकार्य है, ठीक है, यानी कि अच्छा खाना और उसके लिए यानी कि बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के बौद्धिक विकास उद्देश्य से संबंधित नहीं है? बौद्धिक विकास उद्देश्य, बुद्धि की खेती, आध्यात्मिक विकास, संज्ञात्मक शक्तियों का विकास, मन का प्रशिक्षण और गठन, ठीक है। यहाँ पर जो है ना यानी कि कौन सा संबंधित नहीं है इसे हमको बताना है, ठीक है। देखिए, बौद्धिक विकास में बुद्धि भी आती, खेती नहीं है, ठीक है, ये यानी कि सही होगा। ये संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास और मन का प्रशिक्षण, आध्यात्मिक विकास नहीं आता इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आध्यात्मिक विकास जो है ना अलग है, मन से अलग है, तो ये भी हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक विकास। इनमें मिलान करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गांधी, टैगोर, अरविंद और विवेकानंद दिए गए हैं। समग्र शिक्षा, भीतर के अनंत शक्ति, शिक्षक के रूप में प्रकृति, पराविद्या, अपराविद्या और नई तालीम, ओके। यानी कि गांधी जी में 2 भीतर से अनंत शक्ति या समग्र शिक्षा, ओके। चलिए, छोटा हो गया है, इससे आप क्या कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सा होगा, गांधी जी से संबंधित है कौन सा, गांधी जी से संबंधित है नई तालीम। तो पी में क्या हो जाएगा, पी में हमारा होना चाहिए 5, तो पी में 5 सी वाले में है, सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। टैगोर जो है वो शिक्षक के रूप में प्रकृति को यानी कि वो करते हैं, प्रकृतिवादी हैं ये, ओके। और जो अरविंद हैं वो समग्र शिक्षा की बात करते हैं, और जो विवेकानंद हैं वो यानी भीतर से अनंत शक्ति की बात करते हैं। यानी एस में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 5, 3, 1 और 2। राज्य की कठोर व्यवस्था इस आधार पर उचित है कि यह तय करना सर्वोच्च है कि क्या पढ़ाया जाए और क्यों कैसे पढ़ाया जाए, अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के जीवन की नियत के लिए पूर्ण नियंत्रण रखता है, नागरिक को एक ऐसा पढ़ना यानी पैटर्न में ढालने का अधिकार और बाह्य कर्तव्य है जो अपने स्वयं के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाता है, और शिक्षा के प्रबंधन के लिए बेहतर संस्थान। देखिए, राज्य का कठोर व्यवस्था का आधार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राज्य को नागरिकों के अपने अनुसार बनाना चाहता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से तात्पर्य शिक्षण से है, किस चीज़ के शिक्षण से है, तो यहाँ पर समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से व्यक्ति, बिल्कुल यही सही है। व्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार नहीं, सुविधाओं के अनुसार व्यक्ति, ये सभी व्यक्तिवादी उद्देश्य हैं, लेकिन वो समाजवादी उद्देश्य था। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो आदर्श के अनुसार जो शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो जानते हैं आप, ये आत्मा और परमात्मा और उसकी बात करते हैं, तो व्यक्तित्व की आत्म प्रतिष्ठा की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो व्यक्ति की आत्म प्राप्ति का या विकास जो है ये आदर्शवाद का उद्देश्य है। शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य क्या दर्शाता है, शिक्षा को हर किसी के लिए वे परिस्थितियां सुनिश्चित करनी चाहिए
जिनके तहत व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित हो सकता है। बिल्कुल। इसे समाज की शांति और खुशी में योगदान देना चाहिए। नहीं, व्यक्तिगत की बात कर रहा है। इसमें हर साल अधिक से अधिक संस्थान होने चाहिए। नहीं, यह कुल मिलाकर के निजी क्षेत्र की चिंता का विषय होना चाहिए। ये भी नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हर किसी के लिए वे प्रतिस्पर्धी यानी स्थितियाँ सुनिश्चित करना जिनके तहत व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित होता है। शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार बचपन आप में वांछनीय है और बच्चों को बच्चे ही रहना चाहिए? ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कह रहा है शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार बचपन अपने आप में वांछनीय यानी बचपन यानी होना चाहिए और बच्चों को बच्चा ही रहने दे। ये है प्रकृतिवाद का। ठीक है, यानी कि प्रकृति गोद में ही रहकर बच्चा क्या करता है? सीखता है। किसने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए? तो शिक्षा एक प्राकृतिक यानी कि वो क्या बोलते हैं सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, और सामाजिकता जहाँ पर भी आए ना वहाँ डी भी आते हैं। रास के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है? ठीक है, तो आप जानते हैं। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता का जो इनका काल है। ठीक है, अब दो में से एक शैशवावस्था में बाल्यावस्था में क्या कर लीजिए? चुन लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था। शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने वाला सर्वोच्च निकाय है कि तो ये है CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। ठीक है, ये पिनिकी है सबसे बड़ी और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। 21 में इसे क्या किया गया? विघटन कर दिया गया और 1923 में फिर इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। तब से आज तक चल रहा है। ये सबसे पुराना भी है, सबसे पुराना भी है और ये यानी कि सर्वोच्च भी है जो एडवाइजरी देता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों में सामाजिक भावना एवं सहयोग का विकास हो क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, संवैधानिक उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा समाज में सद्भाव की है ना, तो सामाजिक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा सामाजिक उद्देश्यों को स्वीकार की आलोचना नहीं करती? यानी आलोचना ही है सामाजिक उद्देश्य। ये व्यक्ति विरोधी हैं। ये गैर मनोवैज्ञानिक क्योंकि वे व्यक्ति की क्षमताओं और हितों को ध्यान में नहीं रखते। वे कला और साहित्य की वृद्धि और विकास में बाधा डालते हैं। मनुष्य उनमें केवल साध्य का साधन बन जाता है। कह रहा है कि सामाजिक उद्देश्यों की स्वीकार्य आलोचना इसमें से कौन सी नहीं है? ओके, तो इसमें है ये व्यक्ति विरोधी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि सामाजिक उद्देश्य जो है वो व्यक्ति विरोधी नहीं है, यानी कि उद्देश्य जो है व्यक्ति विरोधी नहीं है। चलिए अगला है सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षण 6 मिनट तक मात्र चलता है, लेकिन कुल सूक्ष्म शिक्षण 36 मिनट में प्रारंभ यानी कि खत्म होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? ये पूरा यानी कि उसमें सब आता है। ठीक है, 6 मिनट प्रस्तुतिकरण, 6 मिनट फिर क्या? फीडबैक, 12 मिनट जो है ना यानी वो, और फिर 6 मिनट फिर पढ़ाना। ठीक है, और फिर 6 मिनट फिर क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो 6-6-12, 6-6-12, 6-6-12। आधुनिक शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिक सामान्यतः स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो क्या स्वीकार किया गया है? शिक्षा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए जो समय और स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहे। ये गलत है। शिक्षा का एक महान उद्देश्य और वह है बच्चे आंतरिक स्वभाव से विकास, ये भी गलत है। समाज के कल्याण में योगदान
शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, ये भी गलत है। इसके बाद अब लास्ट रह गया है कि शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं, क्योंकि उसकी चिंताएं, ठीक है, कई होती हैं, जैसे कि व्यक्ति के लिए जैसे व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा तरीका। शिक्षा में मानवीय क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा में मानवीय क्षमताओं का होता है। ये यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, या सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य दोनों है, या विशिष्ट उद्देश्य है। तो ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये व्यक्तिगत उद्देश्य है, ठीक है। मानवीय क्षमताओं का विकास होता है तो व्यक्तिगत उद्देश्य है। सामाजिक क्षमताओं का विकास होता तो सामाजिक कंडीशन हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक अश्रेणीय शिक्षण है। ये सिर्फ परीक्षा यानी जो है ना, जो शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए होता है, यानी बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो करते हैं उनके लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीकों को सर्वप्रथम किसने अपनाया? ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण उनको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के WLN इन्हों करवाए, और ड्वाइट WLN ने, ठीक है, इसे करवाया, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। सूक्ष्म शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, कैसे, क्या क्या इसमें परिभाषा दी गई है? एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें शिक्षार्थियों का एक बड़ा समूह नहीं, सीमित समूह। एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रक्रिया जो कि शिक्षण स्थिति को सरल रूप में क्या करती है, लाती है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। प्रशिक्षण कार्य पाठ्यक्रम के एक भाग को कवर करने के लिए कक्षा की स्थिति, शिक्षक और छात्र शामिल होते हैं, तो छात्र तो उसमें शामिल नहीं होते। शिक्षक प्रशिक्षण में जहाँ शिक्षक आधारित है, तो ये यानी कि समय नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, ओके, सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम के विषय में। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक शब्द का क्या अर्थ है? तो क्रियात्मक शब्द का अर्थ है ये सीधे कार्य की ओर लेकर के जाता है। स्वयं एक ऐसा मंच है जो प्रत्येक द्वारा कहीं भी किसी भी समय अधिगमित कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों की जिम्मेदारी लेता है। कहाँ से कहाँ तक है? कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक, स्वयं 9 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के लिए है। MOOCs, ठीक है, मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन, ठीक है, कोर्स, ये है इसका फुल फॉर्म। इसका तीसरा चतुर्थांश कौन सा है? इसका जो तीसरा चतुर्थांश है वो है वेब रिसोर्स, ठीक है, यानी कि वेबसाइट से पा करके और उसे लागू करना। अब अगले वाले से यानी आप लोगों के लिए मैं कोशिश ये करूँगा कि इसका एक्सप्लेनेशन कुछ लिख करके रखा जाए, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मानना है कि दुनिया में मनुष्य अकेला और चिंतित महसूस करते हैं, अपने अर्थ के बारे में अनिश्चित होते हैं और अपने विनाश से डरते हैं? अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, व्यवहारिकतावाद। तो ये क्या है? अस्तित्ववाद। अस्तित्ववादियों के अनुसार अस्तित्व का सार का अर्थ क्या है? ठीक है, तो अस्तित्व के जो सार है उसका अर्थ है
परम वास्तविक सत्ता, एक साथ एकता, आध्यात्मिक इकाई, अच्छाई गुण, तनाव एवं विरोधाभास जो अकेलेपन और चिंता की स्थिति पैदा है नहीं, निरंतर वृद्धि और विकास। आगे हमारा क्या ए हो गया, परम वास्तविक विकास। अगला है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें कौन सा रोल निभाता है अध्यापक। स्कूल जाने में विनियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, बिल्कुल। पाठ्यक्रम संबंधित पूर्णता, बिल्कुल। एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा अप्रभावित रहती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु प्रभावित नहीं करता। लिंग के अनुसार अधिक समायोजित समझाती लगती है या आयु के अनुसार अधिक समझाती लगती है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा क्या होती है, अप्रभावित रहती है क्योंकि कक्षा का अधिकार विद्यालय की में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। यह लिंग के अनुसार यानी कि अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, ठीक है। यह आयु के अनुसार विषम जाती है। तो इसमें ये आयु के अनुसार अधिकतम समझाती है क्योंकि लगभग एक ही आयु के बच्चे क्या होते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं। NCF 2005 के अनुसार पुस्तक की भूमिका एक की होती है, ठीक है। नेता, मूल्यांकन, सूत्रधार या सभी कुछ। तो इसमें होती है सूत्रधार, ठीक है। शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है, सूत्रधार के रूप में होती है। इनमें FLN उपलब्धि के लिए NEP 2020 द्वारा सुझाई गई एक नीति कौन सी है, ओके। तो कौन सी नीति है, एक राष्ट्रीय FLN विश्वविद्यालय की नीति, एक राष्ट्रीय परिचर्या नीति, एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति और एक पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्य लेखन नीति, ठीक है। तो इनमें जो है यानी कि कौन सा हमारा सही होगा। चलिए, वैसे मैं सोच रहा था इसको आप लोगों के लिए छोड़ दूं लेकिन फिर भी करवा देता हूं। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति, ठीक है, ये है। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने यदि चैनल पर नए हैं या नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा जिससे कुछ लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें, ठीक है, और अपना लाभ उठा सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।